हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसका दो लॉस है, मैंने देखा था, बताया था आप लोग को। पहला था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को हम लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि केल्विन और क्लॉसियस नाम के दो साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था। हमने देखा था सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में देखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट लॉ कहता है ओनली द एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ऊर्जा जो है वो नहीं उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल और केवल उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला था। और क्या बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हीट और वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्टिबल है। साथ ही साथ कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस करते हैं हम उसमें किसी प्रकार की वर्क की आवश्यकता होती है, साथ में इंटरनल एनर्जी उसमें रहता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा कि दो साइंटिस्ट हैं, जो दो लोगों ने, एक केल्विन प्लैंक है, दूसरा क्लॉसियस है। इन दोनों लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें केल्विन को हमने पहले से पढ़ लिया है। केल्विन ने क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to construct an engine which convert heat into a mechanical work। मतलब जो टोटल हीट है, जो टोटल जो हमारा 100% जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम 100% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ऐसा इंजन आज तक बना है। मतलब कि ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा इंजन कोई है ही नहीं जो 100% हीट को यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो ये था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, जिसको हमने एक बार अच्छे से एक बार देखते हैं कि केल्विन प्लैंक का क्या था। सबसे पहले हमने एक सोर्स लिया, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कर दी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है एक्चुअली में। तो हमने सबसे पहले लिया एक सोर्स जिसमें ये थर्मल रिजर्वायर होता है। इस थर्मल रिजर्वायर में ये थर्मल रिजर्वायर होता है, जिस थर्मल रिजर्वायर में हम कोई भी लिक्विड, फ्लूइड, कोई भी मीडियम हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस एरिया को बोलते हैं सोर्स, जिसका टेम्परेचर है T1। अब हम पढ़ रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है हम यहाँ पे लगा देंगे हीट इंजन। ठीक है, यहाँ पे हीट इंजन लगाएंगे। ये इंजन क्या करता है? हमको वर्क देता है। कैसे देगा? ये T1 है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर में जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो T1 टेम्परेचर में जो भी लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसका जो हीट है उसको हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे कि पहले मैं बताया था कि वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है हीट इंजन से। तो हीट इंजन का काम क्या है? कि हीट प्रोड्यूस करना। अब देखिए Q1 जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था थर्मल पावर प्लांट के केस में, कि हमने क्या किया, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मोडायनामिक्स का, जहां पे हमने कोल से हीट करके बॉयलर को गर्म किया। बॉयलर क्या किया? स्टीम प्रोड्यूस किया। स्टीम को हमने नोजल के थ्रू टरबाइन पे स्ट्राइक करवाया। टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट हुए तो टरबाइन भी रोटेट हुआ। साथ ही साथ टरबाइन जब रोटेट हुआ तो हमको ये यूजफुल मैकेनिकल वर्क दिया, जिस यूजफुल मैकेनिकल वर्क से हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए आप, जब हमने कोल बर्न किया तो वहां से हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट से हमने क्या किया? इस हीट से हमने क्या किया? वर्क में कन्वर्ट किया। वर्क कहां पे मिला हमको? टरबाइन पे। तो ये वर्क हो गया। अब यहां पर जो बचा हुआ जो हीट, जो बचा हुआ जो हीट है वो क्या चले गया? सिंक में चले गया, जिसको हम बोलते हैं T2। ये केल्विन प्लैंक है। तो यहां से हमको हीट से वर्क मिला, बट 100% वर्क मिला ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, या ऐसा केल्विन प्लैंक नहीं कह रहा है। और इस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को एक जो मशीन है वो वायलेट करता है, वो है परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन सेकंड काइंड। तो इस प्रकार से ये केल्विन प्लैंक का जो प्रोसेस है, इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमको पता है कि
हम अगर कोई भी, जैसा कि हमको पता है कोई भी प्लांट का, जैसे पिछले क्लास में बता चुका मैं, कोई भी प्लांट का कोई ना कोई इफिशियंसी होगा, मतलब हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, जिसको बोलते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन निकालेंगे तो हमको पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं आउटपुट क्या है हमारा, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो WHE मतलब हीट इंजन अपॉन कितना हमने हीट दिया है। तो ये हो गया हमारा केल्विन प्लांक का इफिशियंसी। और इसको हम अगर लिखे तो Q1 क्या हो, QW क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 दे रहे हैं और Q2 निकल रहा है, इस बीच का हमारा जो वर्क निकला इक्वल टू Q1 माइनस, तो हम पुट कर दिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें तो T1 माइनस T2 अपॉन T1। और भी अगर इसको हम करें तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसी को अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखे तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हो गया आपका हीट इंजन का इफिशियंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है हीट इंजन का इफिशियंसी। मान लीजिए हम अगर कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत छोटा सिंपल समझने के लिए क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं कि एन इंजन working in the temperature limit between 1775 Kelvin and 375 Kelvin. What can be the maximum thermal efficiency? What can be the maximum थर्मल इफिशियंसी? अब इसकी इफिशियंसी निकालनी है क्वेश्चन की, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एकदम सिंपल है। मान लीजिए इस केस में देखा तो T1 मतलब ज्यादा टेम्परेचर, T1 का क्या है यहाँ पे 1775 केल्विन और T2 क्या है यहाँ पे 375 केल्विन। इसको हम लोगों ने पुट कर लिया यहाँ पे। एफिशिएंसी क्या निकला हुआ है T1 माइनस T2 अपॉन T1, जो T1 टेम्परेचर 1775 माइनस 375 अपॉन 1775 जो होता है 78.01% के बराबर। तो ये हमारी हीट इंजन की इफिशियंसी निकल गई। इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्रश्न हल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अभी बहुत दिखेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट अपन पर ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो हमने सुना है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट या इसी को हम लॉ कहते हैं। ये है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में अपन देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो सेकंड है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसी को हम कहते हैं लॉ। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये साइंटिस्ट क्या बोलता है कि इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, जैसा कि हमने देखा था केल्विन के केस में वैसे ही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के केस में, क्लॉसियस स्टेटमेंट के केस में क्या बोलता है ये, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग, दिस लॉ states that, कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अपन, इट इज इम्पॉसिबल to construct an engine working in cyclic process whose convert where the heat flow from body at low temperature to body at higher temperature
विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कोई भी इंजन है, क्लॉसेट स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी इंजन हम नहीं बना सकते ऐसा जिसमें जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो विदाउट दी एक्सटर्नल सोर्स। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स के बिना हम ऐसा मशीन नहीं बना सकते जिसमें टेम्परेचर जो लोअर टेम्परेचर है, जो हीट है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कन्वर्ट ना हो। तो उसमें देखते हैं अपन क्लॉसेस में दो चीजें पढ़ेंगे अपन। पहला है रेफ्रिजरेटर और दूसरा है हीट पंप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये कूलिंग पर्पस के लिए काम आता है, पता है। जैसा कि वो घरों में हम डेली अपने देखते हैं, यूज करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल रेफ्रिजरेटर का जो है कूलिंग पर्पस के लिए उपयोग होता है। दूसरा होता है हीट पंप, ये होता है हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। बट इसके प्रोसेस जो है, जो मैकेनिज्म है दोनों के काम करने के, वो अलग अलग है। तो उससे पहले देखेंगे अपन लोग रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। दोनों का सीओपी निकालेंगे अपन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। पहला देखेंगे अपन क्लॉसेट स्टेटमेंट में। जो क्लॉसेट स्टेटमेंट होता था जिसमें हमने देखा कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंजन नहीं बना है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। तो उसका भी वायलेट किया है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड में, उसको भी वायोलेट किया है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग जो प्रोसेस स्टेटमेंट में जो जिस पे बेस्ड जो काम करता है, जो दो इंजन है, तीन। पहला देखा था हमने हीट इंजन जो केल्विन प्लांक का था। दूसरा हमने क्लॉसियस देख रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो कूलिंग पर्पस के लिए काम करता है और दूसरा होता है हीट पंप जो हीटिंग पर्पस के लिए काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं घरों में हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर किसी भी चीजों को ठंडा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। रेफ्रिजरेटर का पर्पस ही है कि वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। तो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस which maintains the temperature of a cold body। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस operating in a cyclic process maintains the temperature of a cold body at a temperature lower than the temperature of the surrounding। मतलब जितने आपकी सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है उससे भी कम वो मेंटेन करके रखें, कोल्ड रखें, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का अपन समझते हैं किस प्रकार से। जैसा कि जानते हैं कि एक अपन ने सोर्स बना दिया, फिर से दूसरा बना दिया है, सिंक बना दिया, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग। जिसको हम T1 बोलते हैं। ये होता है हमारा रेफ्रिजरेटर। ये होता है कोल्ड बॉडी जिससे हम हीट निकाल रहे हैं। अब ये देखिएगा ये T2 टेम्परेचर है। अब देखिएगा यहाँ से हम कोल्ड बॉडी से और कोल्ड कर रहे हैं उसको, तो उसका कोल्ड बॉडी का जो है वो और हीट निकाल रहे हैं और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में। मतलब एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग जो हमारा है उससे हमको जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, जो बाकी जो सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है उससे और कम करके रखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड बॉडी का और टेम्परेचर को निकाल रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा T2 है, मतलब यहाँ पे Q2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q1 और बीच में आ जाएगा आपका WR। अब ये देखिए WR क्या है कि हमने कोल्ड बॉडी से और हीट निकाला, लेकिन हीट कैसे निकाला, वहां पर हम देखिएगा वहां पे हमको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ा उस रेफ्रिजरेटर को। और वर्क हम कैसे दिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। उस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमने कोई ना कोई एक एक्सटर्नल सोर्स दिया, जैसे कि पावर दिए, बिजली दिया।